हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो डिस्कशन का फ्रेमवर्क रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक स्ट्रक्चर। देन एवोल्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल इनोवेशन के रूप में कैसे एग्जिस्टेंस में आया। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन द सिग्निफिकेंस क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के। तो ये हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क रहेगा और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को या कॉन्सेप्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझने वाले हैं। तो आइए पहले हम मीनिंग को समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक प्रिंसिपल है जो इंडियन जुडिशरी के द्वारा इनोवेट किया गया, लाया गया। इसका मतलब होता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ सर्टेन कोर प्रिंसिपल एंड फीचर्स है जिसके द्वारा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है, राइट, जिसे आप सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। सो दीज सर्टेन कोर प्रिंसिपल एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। आपको पता है ना कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अंडर आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में बात की गई कि कुछ ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की, लेकिन कुछ कोर प्रिंसिपल एंड फीचर्स हैं जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा और पार्लियामेंट उनको नहीं ऑल्टर कर सकती है। दिस इज द मीनिंग। ओके, तो इस तरीके का जो ये इनोवेशन या प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया गया इंडियन जुडिशरी के द्वारा, एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में रेडिकल चेंजेस ना लाए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्बिट्ररी चेंजेस ना लाया जाए कि मान लीजिए आज को गवर्नमेंट ए है, वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंजेस लाई, देन गवर्नमेंट बी आ जाती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंजेस लाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेबिलिटी है, जो कंटिन्यूटी है या जो बेसिक सोल है, वो इंटरप्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और इस तरीके के रेडिकल चेंजेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके का सेफगार्ड एस्टैब्लिश किया गया इंडियन जुडिशरी के द्वारा। तो अभी आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, और बेसिकली मेन प्रिंसिपल जो प्रोवाइड करता है वो है एडहेरेंस टू द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो यही कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, यही हैं पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जिनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, दो की पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368। अब इनको रोका कैसे जाएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इंडियन जुडिशरी चेक करेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कहीं जो कोर प्रिंसिपल है वो तो नहीं चेंज किए जा रहे हैं। ओके, इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। अब हम आ जाते हैं इवोल्यूशन के ऊपर। इवोल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है ये एग्जिस्टेंस में आई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये नहीं दिया गया था, मतलब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, कोई क्लियर प्रोविजन नहीं दिया गया है। एक तरीके का ये जुडिशियल इनोवेशन है, और जो थ्रू जो सीरीज ऑफ जजमेंट है उनके द्वारा ये इवॉल्व हुआ है कॉन्सेप्ट। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि ये सीरीज ऑफ जजमेंट्स क्या हैं। तो पहला आता है आपका शंकरी प्रसाद केस, हम इसको डिटेल में समझेंगे। फिर गोलकनाथ केस आएगा, फिर केशवानंद भारती केस आएगा। ओके, इसके बाद मिनर्वा मिल केस आएगा। तो ये डिफरेंट केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो इवोल्यूशन हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट का, ये इस डिबेट के द्वारा हुआ कि भाई जो अंडर आर्टिकल 368 की पावर है पार्लियामेंट के पास, अंडर आर्टिकल 368 की पावर क्या कहती है कि भाई पार्लियामेंट कोई भी लॉ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। तो इस पावर का स्कोप क्या है,
क्या हर एक चीज चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, या क्या लिमिटेशन है? इसी इसी इशू पे डिबेट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है विद द सीरीज ऑफ द जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट जो दिया गया। सीरीज ऑफ केस में पहला आता है शंकरी प्रसाद केस 1951, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 13 जो टर्म लॉ है उसको किया था। हम बहुत सारे यहाँ पे लीगल पर्सपेक्टिव या लीगल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे इस केस के, हमें बस ये देखना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे रिलेटेड है। ओके, तो मैं मोटा माटी बता दूं कि जो शंकरी प्रसाद केस है 1951 का, ये केस रिलेटेड था किस चीज़ से? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए, वो भी फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए चैलेंज किया गया था इस केस के नाम पे। ओके, और इसी केस में वर्डिक्ट के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है ना टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कोई लिमिट नहीं है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 368, और ये पावर इंक्लूड करती है पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पर जो इन्होंने डिफाइन किया था कि जो आर्टिकल 13 में टर्म लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉ को इंक्लूड्स करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। गेटिंग इट? तो यहाँ पर क्या निकल कर आया? हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोविजन था वो था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। इसके तहत हम जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये थी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की इस केस में। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो यहाँ से बात खत्म होती है। नेक्स्ट गोलकनाथ केस 1967 आता है, जिस पर जो गोलकनाथ केस है 1961, जहाँ पर अपना वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्लियर डिसीजन था, जो अर्लियर वर्डिक्ट था या अर्लियर स्टैंड था इनका पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लेकर, टू अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट पावर है पार्लियामेंट की उसको लेकर, उसको इन्होंने चेंज किया। इसके पहले शंकरी प्रसाद केस में क्या था कि भाई पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने की, चाहे वो भले ही फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। गोलकनाथ केस में इन्होंने अपने इस स्टैंड को चेंज कर दिया और क्या बोला कि भाई यहाँ पर पार्लियामेंट है उसको अंडर आर्टिकल 368 पावर तो है अमेंड करने की, बट वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। मतलब इसका जो ओवरऑल लीगल पर्सपेक्टिव निकल कर आया था आर्टिकल 13 को लेकर, डिस्क्रिप्शन को लेकर, कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 को जो एक्सप्लेनेशन दिया वो थोड़ा अलग था जो इनका अर्लियर वर्जन था उससे। इन्होंने शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा कि भाई जो आर्टिकल 13 है इसमें जो लॉ की डेफिनेशन है इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आते हैं। जबकि गोलकनाथ केस में इन्होंने इसको चेंज किया और बोला कि जो आर्टिकल 13 में लॉ जो टर्म है इसमें ऑर्डिनरी लॉ के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसने पार्लियामेंट की जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368 उसको लिमिट कर दिया। और जो आपका गोलकनाथ केस है ना, ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड था जिसको देकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी अपनी। तो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, टेक अवे नहीं कर सकती इस तरीके से। तो ये वर्डिक्ट यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आई। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दे दिया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू टेक अवे या अब्रीज नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो गलत चीज हो गई, अब हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करनी होगी अपनी पावर को। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा
टू काउंटर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को चेंज करने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो 368 और आर्टिकल 13 को लेकर दी गई थी, इसको अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 में चेंजेस किया, और यहाँ पर इसमें चेंजेस करके पावर दी गई पार्लियामेंट को कि भाई जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट के थ्रू टेक अवे कर सकती है किसी भी फंडामेंटल राइट को। गेटिंग इट? कि मतलब जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। और इस तरीके के एक्ट को हम आर्टिकल 13 के तहत कंसीडर नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट लेकर आई। समझ में आया यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन चेंज कर देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेशन लगा रही है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर देते हैं। गेटिंग इट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो भाई यहाँ इसको चैलेंज किया जाएगा फिर से जुडिशरी में, गवर्नमेंट का जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस आता है 1973। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चलो ठीक है भाई, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है, ओके, इसकी वैलिडिटी को हम अपहेल्ड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसकी वैलिडिटी को हम अपहेल्ड करते हैं यहाँ पर। और 24th कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि भाई पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, चाहे वो भले फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा ठीक है, 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आई है ये वैलिड है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, बट एक कंडीशन लगा दी और उसे कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी। यहाँ पर जो नई कंडीशन लगाई गई थी इन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ठीक है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट उसे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर वही जो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसे क्या है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि अगर उन प्रोविजंस को चेंज कर दिया जाएगा तो जो बेसिक फाउंडेशन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू आफ्टर द बेसिक ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑल्टर है, ओके, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फाउंडेशन है, उनको ऑल्टर नहीं कर सकती है। ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर क्या रही कि जो पार्लियामेंट है वो चेंजेस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इवन फंडामेंटल राइट्स पे या सभी में, बट फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उनको टेक अवे नहीं कर सकती है। पॉजिटिव मैनर पे चेंज किया जा सकता है बट टेक अवे नहीं किया जा सकता। तो ये ओवरऑल यहाँ पर इसका कंक्लूजन निकल कर आया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या यूज की गई कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद से गवर्नमेंट क्या एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी यहाँ पर। तो गवर्नमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई 1976 में। यहाँ पर गवर्नमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहती है कि हम भाई सभी चीज़ क्लियर लिख देंगे कि जो पार्लियामेंट की पावर है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अंडर आर्टिकल 368। राइट, ये जो वर्डिक्ट आया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया एज अ रिएक्शन टू बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आया। ओके, और यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि भाई जो पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने एक कि भाई कोई भी अमेंडमेंट एक्ट को
क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स टू, राइट, कि जो भी अमेंडमेंट ये लेकर आएंगे गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले वर्डिक्ट दिया गया उसको इन्होंने कंप्लीटली क्या करने की कोशिश की, उस पर कंप्लीटली लिमिट लगाने की कोशिश की, उसको एक तरीके से एक उल्टा करने की कोशिश की, पूरा बदलने की कोशिश की। तो फिर इसे चैलेंज किया जाएगा और फिर मिनर्वा मिल केस आता है 1980 पे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर आई है या पार्लियामेंट लेकर आई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, नो लिमिटेशन वाला, इसको इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया कि ये प्रोविजन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, तो हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं लाया जा सकता। और इसका ग्राउंड या जस्टिफिकेशन क्या दिया गया कि भाई अगर इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जुडिशरी में या कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है जुडिशरी के पास उसको ही समाप्त कर दे रहा है। और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू आपका क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पर। आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, बट हम इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट मैनर है या प्योर सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो विथ चेक एंड बैलेंसेस है। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है बट वो लेजिस्लेचर के सामने अकाउंटेबल है। ओके, वहां पे उसे अपनी जवाबदेही देनी पड़ती है। उसी तरीके से लेजिस्लेचर के मेंबर ही एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव जो अपने एक्शन है, एक्टिविटीज, उसके लिए कई बार आंसरेबल होती है, या कई बार जो लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है वो लॉ लाते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत रिव्यू किया जाता है जुडिशरी के द्वारा कि वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि नहीं। ओके, ये सारी चीजें, तो ये है जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है उसका फाइनल वर्जन क्या आ जाता है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो अंडर आर्टिकल 368 अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग इट? तो ये है फाइनल पोजीशन अभी की। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा क्लियर डिफाइन नहीं किया है जो एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, ये इवॉल्व होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे केसेस आते रहते हैं, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट एंड रूलिंग आती रहती है, उसी अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है और उसको लिस्ट आउट किया जाता है। बट अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया है जुडिशरी के द्वारा कि इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया, इसके बाद से आपका वेलफेयर स्टेट हो गया, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राइट, या सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के जो जुडिशरी के द्वारा अब एक इंस्ट्रक्शन के रूप में या लिस्ट के रूप में दिया गया है, बट ये कोई फिक्स्ड नहीं है, क्लियर नहीं है, ये कीप इवॉल्विंग रहता है हमेशा फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे केसेस आते रहते हैं नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गए एलिमेंट्स। अब अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल की इंटीग्रिटी प्रिजर्व होती है यहाँ पर, ओके, दूसरा मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ए आई उसने अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाया, फिर बी आई उसने चेंज कर दिया, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी क्यों ना हो,
बट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ओके। इसके बाद से अथॉरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करेगा कि भाई मन मर्जी ना चले किसी की। स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी रहेगी, ओके। ऐसा नहीं कि आज पार्लियामेंट्री सिस्टम है कल को प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, आज फेडरल इन कैरेक्टर है कल को यूनिटरी इन कैरेक्टर हो गया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है चाहे वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो, और जुडिशियल रिव्यू को प्रमोट करता है ताकि जो लेजिस्लेचर के या एग्जीक्यूटिव के एक्शन हैं वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चलते रहें। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जहाँ पर हमने डिस्कस किया मेन की कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो इसका इवोल्यूशन होता है, मेन इसमें जो आपका यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसकी शुरुआत होती है शंकरी प्रसाद केस 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था, ओके। और इसमें तो सीधा वर्डिक्ट दिया गया कि हाँ भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। बट गोलकनाथ केस में इसको रिवर्स किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बोला गया कि नहीं, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, बट फंडामेंटल राइट्स को नहीं, ओके। इसके लिए गवर्नमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि ठीक है चेंज किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना होगा। ओवरऑल स्थिति यहाँ पर ये बनती है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई इस प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, और इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके, नो लिमिटेशन अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट को लेकर। और दूसरी चीज, इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसको फर्दर यहाँ पर इस प्रोविजन को इनवैलिड करार दिया गया जुडिशरी के द्वारा और बोला गया ये तो जुडिशियल रिव्यू को ही मतलब एक तरीके से हटा रहे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि भाई पार्लियामेंट 368 आर्टिकल के तहत अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट बाय अप्लाइंग द कंडीशन दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये फाइनल प्रेजेंट पोजीशन बनती है, ओके। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे हम लोग टेक्निकल उसमें नहीं जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में इसे पढ़ रहे हैं, जुडिशरी में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को जो हमें जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अगर आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।